A very warm welcome to everybody. This is the part third of our chapter number 2, the nationalist movement in Indochina. अभी तक हमने पढ़ा था कि इंडो चाइना का मतलब क्या होता है, राइट? फिर डिवीजन ऑफ योर इंडो चाइना, डिवीजन ऑफ वियतनाम, द पॉपुलेशन ऑफ वियतनाम, देन वॉर, फ्रांको चाइनीज़ वॉर ऑफ 1884, राइट? अभी हम पढ़ेंगे कि वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज़ नेसेसरी, यानी कि फ्रेंच को कॉलोनीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों लगती थी. कॉलोनीज़ क्या होता है? कोई भी अगर आप रीजन को कॉन्कर करते हैं, आप उनको जीतते हैं, इट बिकम्स योर कॉलोनी, विच मीन्स द कॉलोनी इज अंडर यू आर अबव इट, राइट? तो फ्रांस ने जब फ्रांको चाइना वॉर से 1884 की जब वियतनाम को पा लिया था, यानी कि कॉन्कर कर लिया था, तो वियतनाम इसकी एक टेरिटरी बन गई, एक इसकी कॉलोनी बन गई. तो अभी बात ये हो रही है कि फ्रेंच लोगों को वियतनाम की इम्पोर्टेंस क्या थी, राइट? लेट्स स्टार्ट. तो colonies were considered essential to supply natural resources and other essential goods. कॉलोनीज़ का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट कंसिडर होती थी. क्यों? क्योंकि वो सप्लाई करती थी नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस, ठीक है, फिर आपके बहुत सारी मेडिसिनल ड्रग्स प्रोवाइड करती थी. ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, और बाकी एसेंशियल गुड्स भी. लाइक अदर वेस्टर्न नेशंस, जैसे कि बाकी यूरोपियन नेशंस जो वेस्ट में पढ़ते हैं, फ्रांस ऑल्सो थॉट इट वॉज द मिशन ऑफ द एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइजेशन टू बैकवर्ड पीपल. होता क्या था, जो हमारा वेस्टर्न यूरोप था ना, जिसमें आपका पोर्टुगीज़ आता है, ब्रिटेन आता है, फिर आपका फ्रांस आता है, राइट, इटली आता है, ये लोग हमें समझते थे, हमें यानी कि एशियन कंट्रीज़ को समझते थे बैकवर्ड पीपल. वो कहते थे कि एशियन लोगों में सिविलाइजेशनल क्वालिटीज़ नहीं है, इनको तमीज़ नहीं है, इनको ना खाने की हाथों से खाना खाते हैं, नंगे पाँव चलते हैं. तो इनको लगा था कि ये सारे जो ट्रेडिशंस हैं, ये सारी जो आदतें हैं, ये अनसिविलाइज लोग प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर ये गलत थे. तो इनको लगता था कि इनको एडवांस करना है लोगों को, यानी कि डेवलप करना है उनके अंदर के एटिकेट्स को. किन के एटिकेट्स को? ईस्टर्न नेशंस के एटिकेट्स को. जैसे कि एक थ्योरी है, उसका नाम है वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी. ये थ्योरी कहती है कि वाइट मैन, यानी कि यूरोपियंस जो वाइट होते हैं कलर में, उन मैन की ये ड्यूटी है, उनके ऊपर एक बर्डन है कि उनको ईस्टर्न नेशंस वाले यानी एशियन नेशंस वाले लोगों को सुधारना पड़ेगा, उनमें एटिकल्स डालने पड़ेंगे. तो उनको लगता था, पढ़ो, लाइक अदर वेस्टर्न नेशंस, फ्रांस ऑल्सो थॉट इट वॉज द मिशन ऑफ एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइजेशन टू बैकवर्ड पीपल. तब समझ आ गया? अब ये पैराग्राफ डील करेगा कि फ्रांस ने ऐसा वियतनाम में क्या किया है. फ्रांस ने सबसे पहले कैनाल्स बनाए, ड्रेनिंग लैंड्स बनाए. कहाँ पे? मेकोंग डेल्टा में, टू इंक्रीज़ कल्टीवेशन. सबसे पहले डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो जगह होता है, एक रिवर होती है जो जब एक प्लेन एरिया या समंदर में मिलने वाली होती है ना, उसके बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं. अब ब्रांचेस बनने की वजह से कोई खड्डा हो जाता है, ठीक है, कोई डीप हो जाता है, कोई ऊपर ही रहता है. तो जो डीप हो जाता है उसमें सॉइल ऐड ऑन हो जाती है. सॉइल ऐड ऑन होने के बाद उसमें बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि और वाटर. इसकी वजह से वो लैंड बहुत फर्टाइल बन जाता है, ठीक है. वही बात हो रही है कि द फ्रेंच जो थे, उन्होंने मेकोंग डेल्टा, ये एक डेल्टा था, ये देखिए, ये पूरा का पूरा डेल्टा था वियतनाम का. ये वही एरिया था जहाँ पर सॉइल, वाटर, मिनरल डिपॉजिट हो चुके थे, जिसकी वजह से बहुत सारा फर्टाइल एरिया पैदा हो गया था, जिससे कि बहुत सारी प्रोडक्शन बढ़ सकती थी, राइट. तो द वास्ट सिस्टम ऑफ irrigation works like canals and earthworks was also built, mainly with forced labor, which increased rice production and allowed the export of rice to international market. अब ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है? उन्होंने बोला है कि फ्रांस मतलब फ्रेंच ने कैनाल्स बिल्ड किए, ड्रेनिंग लैंड्स बिल्ड किए. कहाँ पर? मेकोंग नाम के एक डेल्टा पे, ताकि कल्टीवेशन बढ़ जाए.
उन्होंने ये वास्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशनल वर्क्स किए, जैसे कि कैनाल्स बनाए और अर्थवर्क्स बनाए। क्यों बनाए और कैसे बनाए? क्यों बनाए? ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होगी तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि सरप्लस होगा, और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में वियतनाम की जगह बनेगी। तो फोर्स लेबर की वजह से ये जो डैम्स थे, कैनाल्स थे, ये बनते थे। इनसे राइस की प्रोडक्शन बढ़ती थी, एक्सपोर्ट होता था राइस, जिससे पैसा आता था। द एरिया ऑफ अंडर राइस कल्टीवेशन वेंट फ्रॉम इतने हेक्टेयर टू 1.1 मिलियन हेक्टर्स, यानी कि 2,74,000 हेक्टर था सिर्फ राइस कल्टीवेशन 1873 में। लेकिन 1900s में 1900 में 1.1 मिलियन हेक्टेयर हो गया। आप समझ लो कितना बड़ा जंप है ये। इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है? सरप्लस इकट्ठा होता है। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, और जब एक्स्ट्रा होता है तो हम एट द एंड किसी को देते ही हैं, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल करते हैं, उससे आता है पैसा। Vietnam exported two-thirds of its rice production by 1931, had become the third largest exporter of rice in the world. तो इतने में से, यहाँ आप ले लीजिए, इतने में से 2/3 यानी ये और ये वियतनाम एक्सपोर्ट करता था, जिससे वो बहुत सारा मनी अर्न करता था। एंड धीरे धीरे वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका था राइस का। This was followed by infrastructure projects to help transport goods for trade, move military garrisons, and control the entire region. जब वियतनाम ने ड्रेनेज बना दिया था, कैनाल्स बना दिया था, अर्थवर्क्स बना दिए थे, फोर्स्ड लेबर इम्पोज कर दी थी, राइस की प्रोडक्शन बढ़ा दी थी, एक्सपोर्ट आ गया था, वियतनाम का जगह बन गया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल मार्केट में, तब उन्होंने क्या किया? इकोनॉमी तो हो गई, फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सड़कें बनाना, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, लिंकेजेस, पाइपलाइंस, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ। क्यों बनाया? सड़कें क्यों बनाई जाती हैं? ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो हो वो ईजिली हो सके ट्रेड के लिए, ठीक है। मूव मिलिट्री गैरिसन्स, ताकि जो मिलिट्री के टैंक्स हैं, मिलिट्री के बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं, वो ईजिली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएं, ठीक है, और ताकि वो ईजिली पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकें। अब क्या बात है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क। ट्रांस का मतलब क्या होता है? जब हम एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं उसको हम ट्रांस बोल देते हैं। तो क्या कनेक्ट हो रहा है इसमें? पूरा का पूरा ट्रांस इंडो चाइना, यानी कि इंडो चाइना में कौन सी कंट्रीज आती हैं बताएं? VLC, वेरी गुड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो इन तीनों को एक ही रेलवे कनेक्ट करती थी, तो वो बात हो रही है। एक ऐसी कंस्ट्रक्शन हुआ रेलवे का जो पूरे के पूरे इंडो चाइना यानी कि VLC को कनेक्ट करती हो, रेलवे दैट वुड लिंक द नॉर्दर्न सदर्न पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड चाइना वाज बिगन। चाइना और वियतनाम के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स को वो कनेक्ट कर सके। यूनान एक प्रोविंस है चाइना का। प्रोविंस का मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था, प्रोविंस जब भी शब्द आए तो आपको दिमाग में क्या लेकर आना है? स्टेट। तो द फाइनल लिंक विद अ स्टेट इन चाइना जिसका नाम यूनान था वो कंप्लीट हुआ था 1910 में, यानी कि फ्रांस ने चाइना और वियतनाम के बीच में कनेक्शन लेकर आया थ्रू अ रेलवे 1910 में। उन्होंने एक और लाइन बिल्ड किया वियतनाम से सियाम। सियाम पुराना नाम है थाईलैंड का, ये आप याद कर सकते हैं। गुड नॉलेज, गुड पीस ऑफ नॉलेज है। तो जो आपका सियाम था वो भी वियतनाम से कनेक्ट हुआ, और फिर वो कनेक्ट हुआ आपके कंबोडिया के कैपिटल यानी कि फ्नोम पेन से। अब आप ये पूरा पैराग्राफ दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, This was followed by the infrastructure projects to help transport goods for trade, movement of military garrisons, and control of the entire region. Construction of Trans-Indo-China Rail network that would link Vietnam and China was begun. Final link हुआ था यूनान with Yunnan and China was completed by 1910. The second line, ये first हो गया, second line was built लिंकिंग वियतनाम टू सियाम यानी कि थाईलैंड का पुराना नेम, दैट टू वाया कंबोडियाज कैपिटल नॉम पेन, राइट। समझ में आ गया? 1920 मतलब 1920s में, यानी कि 21/2 23 किसी में हो सकता है, बाय द 1920s टू इंश्योर हायर लेवल्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस
यानी कि ये ज़रूरी था उनके लिए कि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा सके। फ्रेंच लोगों की बात हो रही है। इसलिए उन्होंने फ्रेंच बिजनेस इंटरेस्ट पर प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट इन वियतनाम टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर। तो ताकि फ्रेंच पीपल को बिजनेस में प्रॉफिट हो, तो फ्रेंच ने वियतनाम की गवर्नमेंट को बहुत प्रेशराइज़ किया कि प्लीज़ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये थोड़ा सा मेकोंग डेल्टा का इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। मेकोंग डेल्टा जो है वो राइस बोल ऑफ वियतनाम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे राइस का। हमें पता ही था, तब 2/3 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस वियतनाम एक्सपोर्ट करता था। तो ऑब्वियसली इधर का लैंड बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब वो सॉइल जो बहुत गुड होती है फार्मिंग के लिए। प्रोड्यूस करता है ह्यूज नंबर ऑफ राइस, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी कैनाल्स हैं, और फिशिंग और ट्रेड भी यहाँ पे होता है, राइट। नेक्स्ट हम पार्ट कवर करेंगे कि शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड। क्या अगर आप किसी प्रोविंस को, आप किसी स्टेट को, आप किसी कंट्री को अगर रूल कर रहे हैं, तो क्या उसको आपको डेवलप करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ये पढ़ेंगे। एवरीवन अग्रीड दैट कॉलोनीज हैड टू सर्व द इंटरेस्ट्स ऑफ द मदर कंट्री। क्या बात हो रही है? एवरीवन अग्रीड, सबको ये लगता था, सबने इस बात पर हामी भरी कि कॉलोनीज़ जो है वो मदर कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्रिटेन ने इंडिया पर रूल किया है, यानी इंडिया को कॉलोनी बनाया है, तो यहाँ पर ब्रिटेन हो गया मदर कंट्री। तो ये लाइन कहती है कि बहुत लोगों का मानना ये है कि जो कॉलोनी है उसको मदर कंट्री को सर्व करना चाहिए, यानी कि जो मदर कंट्री मांगे इंडिया को, यानी कि कॉलोनी को, वो दे देना चाहिए। चाहे वो इंडिगो मांगे, चाहे वो कैश क्रॉप मांगे, चाहे वो शुगर केन मांगे, चाहे वो टी, रबर, कॉफ़ी, जो मर्जी मांगे, चाहे उसकी सॉइल बर्बाद हो रही हो, चाहे लोगों को इंडेंचर्ड लेबर करना पड़े, चाहे लोग डेट में मर रहे हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये लाइन का इसका मतलब है। एवरीवन एग्रीड दैट कॉलोनीज हैड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री, बट द क्वेश्चन वॉज हाउ। लेकिन प्रश्न था कैसे। एक पॉल बर्नर नाम के एक इन्फ्लुएंशियल राइटर थे। इन्फ्लुएंशियल राइटर का मतलब होता है वो राइटर जो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे, अपनी बात मनवाने में सहज हों। वो एक पॉलिसी मेकर भी थे, और उनका मानना था, ही स्ट्रांगली बिलीव्ड कि द इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनी शुड बी डेवलप्ड। और उनको लगता था कि एक कॉलोनी का, यानी कि अगर ब्रिटेन इंडिया को रूल करता है और ये कॉलोनी है, तो पॉल बर्नार्ड का मानना है कि ब्रिटेन की ड्यूटी बनती है कि वो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करे, ठीक है। ये उनका मानना था, मानना सही है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज वॉज टू मेक प्रॉफिट्स। उन्होंने बोला, अगर आपका पर्पस, यानी कि जिस एजेंडा से, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस एम से आपने किसी भी देश को अपना गुलाम बनाया है, अगर आप वही पूरी सरलता से, पूरा सक्सेसफुली, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दोज रिसोर्सेज फ्रॉम द नेशन, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्करिंग सच ए नेशन, है ना। तो इफ़ द इकोनॉमी वॉज डेवलप्ड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव, दे वुड बाय मोर गुड्स, द मार्केट वुड कॉन्सिक्वेंटली एक्सपैंड, लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट्स फॉर फ्रेंच बिजनेस। क्या बोलते हैं वो, उन्होंने बोला है कि ही आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज वॉज टू मेक प्रॉफिट। उन्होंने बोला है कि हमारा एक ही एम होता है कॉलोनी को बनाना, जो कि है पैसा कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाना। अगर एक देश की इकोनॉमी डेवलप होगी, यानी कि अगर आपके कॉलोनी की, अगर इंडिया की यहाँ पर, यानी कि यहाँ वियतनाम की, फ्रांस के अंडर, अगर वियतनाम की इकोनॉमी डेवलप होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा होगा, तो वो बहुत सारा गुड्स बाय कर सकेंगे। यानी कि अगर ये ब्रिटिश है ना, इन्होंने गुड्स दिए इंडिया में, बना के यहाँ भेज दिए। अगर इंडिया के लोग इतने पुअर हैं कि वो ब्रिटिश मेड गुड्स को ख़रीद ही ना पाएँ, तो क्या फ़ायदा इंडिया को कॉलोनी बनाने का। तो पॉल बर्नार्ड कह रहे हैं कि ब्रिटिश, यानी कि यहाँ पर पैरेलली लेते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन इंडिया को और फ्रांस वियतनाम को इतना डेवलप कर दो कि वो लोग इतने रिच हो जाएं कि जो भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच यहाँ पर प्रोड्यूस करें, वो जो आपकी कॉलोनी है वो बाय कर सके। इससे क्या होगा कि आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। यानी कि अगर आप एक स्वेटर है, ठीक है, ये फ्रांस ने बनाया है, और वियतनाम की इकोनॉमी बहुत रिच है, ठीक है, वहाँ के लोग बहुत रिच हैं, और वो स्वेटर जो है उसका कॉस्ट मेकिंग, यानी कि ये बना कितने में, वो $2 में बन गया था,
लेकिन अगर वियतनाम के लोग रिच होंगे और आप उसको $12 में भी बेचोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वही स्वेटर आप एक ऐसी कॉलोनी में बेचें, अगर ये फ्रांस है और इसने एक स्वेटर अगेन $2 में बनाया है, तो वियतनाम इतना गरीब देश है, अगर वो कॉलोनी इतनी पुअर हुई तो आपको वो $1 में बेचना पड़ेगा या सेंट्स में बेचना पड़ेगा, तो आपको तो लॉस होगा ना। तो इसीलिए आप अपनी कॉलोनी को इतना अमीर बनाइए, वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है रहने सहने का, ठीक है, ये अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत अच्छा होगा तो वो और पैसा खर्चेंगे, और अगर और पैसा खर्चेंगे तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। द मार्केट वुड कॉन्सिक्वेंटली एक्सपैंड, जो मार्केट होगी यानी कि आपके गुड्स होंगे वो धीरे धीरे और बढ़ते रहेंगे, लोग खरीदते रहेंगे, जिससे कि आपको यानी कि फ्रांस को यानी कि मदर कंट्री को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बर्नार्ड यानी कि पॉल बर्नार्ड ने सजेस्ट किया कि देयर वर सेवरल बैरियर का मतलब ऑब्स्टेकल, कठिनाइयाँ। देयर वर सेवरल बैरियर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन वियतनाम। उन्होंने बोला कि बहुत सारे इकोनॉमिक बैरियर्स जो हमें दिखने को मिले हैं वियतनाम में वो थे। क्या थे? वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। इतनी सारी पॉपुलेशन का क्या करें बताओ, है ना, सबको केटर करना पड़ेगा, पॉपुलेशन बहुत थी। और इतनी पॉपुलेशन थी मतलब खाना ज़्यादा चाहिए, मतलब लैंड ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लैंड बहुत कम था, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लैंड कम था जो फर्टाइल था, प्लस लोग उतना फार्मिंग करते भी नहीं थे। एक्सटेंसिव इंडेटनेस यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से मोस्ट लोगों ने डेट लिया था, ठीक है, उधार लिया हुआ था। तो सारी इकोनॉमी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो उधार चुकाने में ही प्रोड्यूस हो रही थी, वो अपना घर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का सोच ही नहीं रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है उसने $100 का लोन लिया है, ठीक है, तो उसको अपनी सैलरी मिल गई $200, तो $100 तो उसके वहीं चले गए लोन चुकाने में। $100 में वो अपना क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा, है ना। तो टू रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी, रूरल का मतलब होता है गांव, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ताकि हम गाँव की गरीबी को कम कर सकें और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, जो पॉल बर्नार्ड थे वो कहते हैं कि इट इज़ नेसेसरी कि हम लैंड रिफॉर्म्स करें, जैसे जापान ने किया था। लैंड रिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि जब आप लैंड को इक्वली डिवाइड करेंगे लोगों में, आप तिनकठिया सिस्टम निकालेंगे, आप टैक्स रेवेन्यू लोगों से कम लेंगे, आप उनको सब्सिडीज़ देंगे, लैंड रिफॉर्म करिए जैसे जापान ने किए। However, this could not ensure sufficient employment. लेकिन हाँ, लैंड रिफॉर्म कभी भी एम्प्लॉयमेंट को गारंटी नहीं करता है, राइट। As experience of Japan showed, industrialization would be essential to create more jobs. क्या लिखा है, जो जापान था ना वहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो गई। तो पॉल बर्नार्ड कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ, मतलब मशीन्स लेकर आओ, टेक्नोलॉजी लेकर आओ, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उससे जॉब्स बनेंगी, राइट। फिर the colonial economy in Vietnam was however primarily based on rice cultivation and rubber plantations. यानी कि मोस्टली जो लोग वियतनाम में रहते थे वो लोग क्या करते थे, राइस कल्टीवेट करते थे, यानी कि एग्रीकल्चर करते थे, रबर को प्लांट करते थे, जो कि विच वॉज ओन्ड बाय द फ्रेंच एंड अ स्मॉल वियतनामीज एलीट। जो लैंड मोस्टली फ्रांस और वियतनामीज़ में जो अमीर लोग रहते थे उनका था, एलीट मतलब रिच। Rail and port facilities were set up to service the sector, और ताकि राइस और रबर कल्टीवेशन का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आसान हो इसलिए रेलवे और पोर्ट्स भी बनाए। इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वॉज वाइडली यूज्ड इन रबर प्लांटेशन। इंडेंचर्ड लेबर्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है एक ऐसी लेबर, दैट फॉर्म ऑफ लेबर वाइडली यूज्ड इन द प्लांटेशंस, यानी कि वो फॉर्म ऑफ लेबर जो प्लांटेशनल वर्क में यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, laborers worked on the basis of contracts that did not specify any rights of laborers but gave immense power to employers. Employers could bring criminal charges against laborers and punish and jail them for non-fulfillment of contracts. सिंपल सी बात है, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसमें लिखा होता था कि आपको 1 साल के लिए काम करना है, ठीक है, और आपको बदले में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको $20 मिल जाएंगे, ये बात हुई थी।
तो लेबर जो होते थे वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते थे क्योंकि वो इलिटरेट थे, ठीक है, क्योंकि वो इलिटरेट थे तो उन क्या प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो इलिटरेट थे तो लोग पढ़ नहीं पाते थे, दे कुड नॉट रीड। जब वो पूरा का पूरा जो फॉर्म है, जो आपका अग्रीमेंट है, वो पढ़ ही नहीं पाते थे, वो क्या करते थे, साइन कर देते थे और उसमें लिखा होता था कि आप किसी और देश में जाके सर्विस करनी है, ना आपको दिन का एक टाइम का खाना मिलेगा, ना आपको रहना सहना मिलेगा। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो जब वहाँ पर लेबर पहुँच जाता था वो दूसरे कंट्री में, वो बोलता था कि यार यहाँ पे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, वो करता था रिवोल्ट कि वो गवर्नमेंट तुमने ऐसा नहीं लिखा था। तो वो बोलते हैं कि लिखा है देख लो अनपढ़। ये होता है इंडेंचर्ड लेबर, यानी कि वो लेबर जो अनपढ़ है और उसका फ़ायदा उठाती है गवर्नमेंट। तो इंडेंचर्ड लेबर बहुत यूज़ होती थी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट, आप सिंपल सी बात याद कर सकते हैं, इस पे लिख लीजिए। इंडेंचर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट। The French, contrary to what Bernard would have linked, did little to industrialize the economy. In the rural, landlordism spread and standard of living declined. क्योंकि पॉल बर्नार्ड ने कहा था कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करो उससे जॉब बनेगा, लेकिन कॉन्ट्ररी यानी कि उल्टा, फ्रेंच ने उल्टा किया। उन्होंने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया, या किया भी तो बहुत कम किया, दे डिड लिटिल, कि वो वियतनाम की इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज कर सकें। उन्होंने बहुत कम काम किया, जिसकी वजह से लैंडलॉर्डिज्म यानी कि ज़मींदारी सिस्टम, पढ़ा था आपने, ज़मींदारी सिस्टम जो है वो बढ़ गया कहाँ पर, रूरल एरिया में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन हो गया, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ गई। तो बहुत उल्टा किया, ठीक है। ये इतना हमने आज पढ़ा है कि फ्रांस ने कॉलोनीज़ को नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए, ठीक है, कॉन्कर किया था। फिर उन्होंने वहाँ पे कैनाल्स बनाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया है, सब कुछ किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया, रेलवेज, प्रॉफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने उसको डेवलप किया। और पॉल बर्नार्ड की थिंकिंग हमको पता लगी कि आपको कॉलोनी को अपनी डेवलप करना ही पड़ेगा। आप वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आओ, वहाँ जॉब्स लेकर आओ, मशीन्स लेकर आओ, अपने लेबर को स्किल करो। लेकिन फ्रांस ने वियतनाम में ऐसा नहीं किया, उन्होंने वियतनाम को बहुत बैकवर्ड रखा, उन्होंने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लेकर आए और उनको सिर्फ राइस और रबर प्लांटेशन पर ही डिपेंडेंट रखा, राइट। हमने इंडेंचर्ड लेबर का भी मतलब यहाँ पे सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, यानी कि फ्रांस ने एजुकेशन के लिए क्या किया था वियतनाम पर। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब